स्तन के कैंसर के अंदर सबसे कॉमन लक्षण है गांठ बनती है और वो गांठ अधिकतर पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता शुरू में। और यही बात औरतों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गांठ दर्द नहीं करती, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। रोहन खंडेलवाल, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन, सर्जरी टीचर, फिटनेस एंथुसियास्ट, जिन्होंने डॉक्टर बनने के सपने को लोगों की जिंदगी बचाने का मकसद बनाया। अमेरिका से एडवांस ट्रेनिंग और 9 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आज हजारों पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने में मदद कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और वो कैसे विकसित होता है? कईयों को लगता है कि मेरे खानदान में तो किसी को कैंसर नहीं हुआ, मुझे कैसे स्तन का कैंसर हो गया। तो 90% ब्रेस्ट कैंसर्स फैमिली में रन नहीं करते। आपने सर एक बड़ा गजब स्टेटमेंट दे दिया अभी यहाँ पे। हम कहते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद हर महीने अपने स्तन की खुद से जांच करें। खुद की जांच करें मतलब कैसे करें? मतलब शायद वो अंदर भी हो सकता क्या करते हैं, वो छाती को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे आपको हर वक्त गांठ महसूस होगी। ये गलत तरीका है। जब आपको छाती महसूस करनी है तो 3 उंगलियों से है। लेडीज ये सोचती है कि वो ब्रा पहनती है उससे भी उनको कैंसर का खतरा होता है। वो जब उल्टा सोती है तो भी उनको लगता है कि इससे भी मेरे को कैंसर हो सकता है। ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, काली ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, वायर वाली ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, बिल्कुल नहीं। ये सारे मिथ्स है। आपने एक बात बोली थी कि ना ब्रेस्ट फीडिंग वाली, अगर 1 साल से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए तो उससे स्तन के कैंसर होने की क्षमता कम हो जाती है, बिकॉज नेचर हैज मेड दिस ऑर्गन फॉर दैट यूज ओनली। एक और स्टडी जो आई है, बहुत ज्यादा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। एंड उसका प्रमुख कारण है कि आजकल डेयरी को बहुत इंजेक्शंस और स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं दूध निकालने के लिए, तो वो सारे स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर भी आते हैं। तो अभी एक मेरे पास 8 महीने पहले एक लेडी आई, उनकी शादी हुई थी 40 इयर्स पे, हस्बैंड इज ऑल्सो 41। शादी के 2 महीने बाद ही उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया। बट हस्बैंड उनकी हर कीमो में, हर ट्रीटमेंट में, हर समय उनके साथ थे। दूसरी तरफ हाँ, ये भी उदाहरण है जहाँ पे कई साल की मैरिज पर कैंसर डायग्नोस हुआ और वो मैरिज फॉल अपार्ट कर गई। कैंसर का जो पता लगता है ना वो 3rd या 4th स्टेज में आके ही लगता है। तो ये कैंसर का छुपने का माध्यम है। अगर वो पहले दिन से ही दर्द करेगा तो आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, सारे कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। अब मान लो किसी को कैंसर हो गया सर, तो क्या ये 100% क्यूरेबल है? 4 तरीके से इलाज होता है। रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द धन्यवाद। पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं और जो बोलते भी बढ़िया है, समझाते भी बढ़िया है। हम उन्हीं लोगों को हमारे शो में इनवाइट करते हैं। आज का जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं सर, मतलब वो एक इट्स नॉट ए स्मॉल टॉपिक। मतलब पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, वो सबके लिए हो सकता है मेरे हिसाब से। मुझे पता नहीं है बट मैं अभी ऐसा क्लेम कर रहा हूँ कि वो 140 करोड़ लोगों के लिए हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर लोगों को पता नहीं होता है आजकल। मतलब पहले तो ये सुनने में कम मिलता था बट आजकल कुछ 10-15 सालों से ये टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और ये सुनने को कम मिलती है जब किसी सेलिब्रिटी के अंदर होता है कि यार मुझे ऐसा हो गया है, तो फिर सब लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है कि यार ये कौन सा कैंसर है, ये कैसे हो गया। तो आज आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और ठीक कैसे होगा। पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सर्जन का नाम सुनते ही तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर सर्जरी करने के लिए बिठा देगा आज। पहले तो अभिषेक धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। अगर सर्जरी करनी भी है आपकी नहीं करूँगा, आप चिंता ना करें उसमें। देखिए कैंसर का आपने पहले पूछा कि आजकल ये शब्द सुनने में क्यों ज़्यादा आ रहा है। राइट। तो उसके कई कारण हैं। पहला है कि जागरूकता बढ़ गई है। आज से 20-30 साल पहले उतनी जागरूकता नहीं थी। तो अगर मरीज़ को बीमारी हो भी रही थी, पता नहीं चलता था। दूसरी चीज़ है कि इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, ज़्यादा हो भी रहा है। एंड उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये शब्द आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहा है। एंड अच्छी बात है कि लेडीज़ इसके लिए अवेयर है। जैसे अगर ये जल्दी पकड़ में आता है तो आगे डिस्कस करेंगे, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है बोलता हूँ, अगर जल्दी पकड़ में आ जाता है, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भय है लोगों को, वो है कीमोथेरेपी। वो भी अवॉइड की जा सकती है कई मरीज़ों में। अच्छा, पहले अपन शुरुआत करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर शब्द पहले तो आया कहाँ से और कैंसर बनता कैसे है? शरीर में क्या सब जगह कैंसर होता है? तो थोड़ा वहाँ से आप समझाने की कोशिश कीजिए सर। देखिए कैंसर अगर हम सिंपल शब्दों में समझे कि हमारी सेल्स जो हैं शरीर की, वो डिवाइड करती रहती हैं
राइट, और रिपेयर करती रहती है। अगर कोई इंजरी होगी तो वो रिपेयर करती है अपने आप को। एंड जो डिवीजन है हमारी सेल का, वो कई माध्यम से रिस्ट्रिक्ट होता है कि अगर बोला है कि 2 बार या 3 बार ही डिवाइड करना है, तो 3 बार डिवाइड करके रुक जाते हैं। उसके लिए भी कई पदार्थ होते हैं, जीन्स हैं जो उनको रोक देते हैं। पर अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, अगर वो सेल रुक ही नहीं रही, डिवाइड करती जा रही, बढ़ती जा रही है, कंट्रोल अगर उसके ऊपर से हट जाता है, हुँ। तो उसको कैंसर कहते हैं। आप कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, जैसे ये छोटी-छोटी कोशिकाएँ जो दिख हाँ, आप उनको थोड़ा अपन और मतलब एकदम ऐसी भाषा में समझेंगे, क्योंकि देखो डॉक्टर की भाषा आपने बोलोगे डिवाइड करती है, प्लस करती है, तो लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अपन इसको बहुत सिम्प्लीफाइड करने की कोशिश तो करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक दीवार बनानी है तो उसमें ईंट यूज़ होती है। हाँ। तो एक ईंट एक सेल के मुताबिक है हुँ। हमारी। अगर वो ईंट पे ईंट हम बढ़ाते जाएँ और कंट्रोल ना करें, तो दीवार का संतुलन बिगड़ जाएगा और दीवार टूट जाएगी आपकी। सिमिलरली अगर वो सेल बार-बार डिवाइड करती जा रही है, तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो शरीर को हेल्प करने की जगह उसको हानि पहुँचाएगी। तो वो ये कैंसर। ऑटोमेटिक प्रोसेस है क्या, मतलब क्यों होता है मतलब ये? देखिए, हम सब लोगों के अंदर सिस्टम्स हैं जिससे ग्रोथ या सेल का डिवीजन कंट्रोल हो सकता है। अगर वो सिस्टम्स हट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो कैंसर होता है। कई लोगों का मानना है कि कई औरतें आती हैं, कहती हैं कि हमें स्तन का कैंसर है, मुझे एक चीज़ बताओ जिससे मुझे कैंसर हुआ। तो मैं एक चीज़ नहीं बता सकता, इसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है तो कैंसर बनता है। ब्रॉडली अगर हमें उनको डिवाइड करना है, तो हम बात करेंगे या तो लाइफ़स्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हुँ। कि जो हम खा रहे हैं, हमारा वज़न, जो चीज़ें हम एक्सपोज़ हो रहे हैं, वो लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स हैं। हुँ। और दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स, जो हमारे को वरदान में हमारे पेरेंट्स से मिली है। तो सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जेनेटिक फैक्टर से ज़्यादा होता है या फिर लाइफ़स्टाइल से ज़्यादा अभी होता मैंने आपको बताया दोनों का मिश्रण होता है। है? स्टिल अनफॉर्च्युनेटली दोनों का मिश्रण होगा। हाँ जी, अनफॉर्च्युनेटली क्या है कि लोगों का बहुत उसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहते हो कि एक चीज़ बता दी जाए, वैसा नहीं हो सकता। एक तो शरीर में 100 अलग तरीके के कैंसर हैं, हर कैंसर का एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स अलग-अलग है। हुँ। जब उनका मिश्रण होता है तो कैंसर बनता है। तो क्या आप इसको बैड लक की परिभाषा दोगे? टू अ लार्ज एक्सटेंट, इनफैक्ट एक हार्वर्ड के साइंटिस्ट हैं, हाँ। उनने एक स्टेटमेंट रिलीज की थी, एक पेपर रिलीज किया था आज से 2-3 साल पहले, हुँ। वेर ही सेड दैट ऑलमोस्ट 95% कैंसर्स आर बैड लक। आज मेरे पास जब यहाँ पे लेडी आती है, उसको कई ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं है जो मैं जब अमेरिका में या यूके में ट्रेनिंग कर रहा था जो देखने को मिलते थे, ठीक है? तो पर तो भी उसको कैंसर हो रहा है। हुँ। तो उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एक्ट कर रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो उसमें पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, जो दूध पी रहे हैं, उसमें मिलावट है। कई फैक्टर्स हैं जो कंबाइन होते हैं और तो कैंसर बनता है। जो ये जीन्स हैं, हम जीन समझते हैं जो हमारे को मेकअप करती है, राइट। कि आपके बाल अलग हैं, मेरे बाल, मेरी इतनी दाढ़ी नहीं है, आपके बाल अच्छे घने हैं, मेरे सफ़ेद होने लग गए हैं, ठीक है? आपके चेहरे पे कोई दाने नहीं है, मेरे चेहरे पे दाने हैं। तो ये सारा हमारा जेनेटिक मेकअप है, राइट। राइट? जो हमें पेरेंट्स से मिला है। हुँ। इसको हम नहीं बदल सकते। अगर हमें पेरेंट्स से ही कोई फॉल्टी जीन मिली है, हुँ। गलत जीन मिली है, तो उसको शरीर अभी रिपेयर नहीं कर सकता। हुँ। तो अगर उसके कारण कोई हानि होनी है या कोई कैंसर होना है, तो वो फिर फैमिली में रन करेगा, ठीक है, समझ रहा हूँ। ठीक है? हुँ। पर अगर कोई मरीज़ है जिसको फैमिली से कोई फॉल्टी जीन नहीं मिली, पर उसका रहन-सहन ठीक नहीं है, ओवरवेट है, राइट? उनने बच्चे नहीं किए, ब्रेस्ट फीड नहीं किया उनने, ठीक? उनको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। जब ये सारे फैक्टर्स ऐड करते हैं, तो भी ये जीन को खराब कर सकते हैं और कैंसर बन सकता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और वो कैसे विकसित होता है? तो कैंसर मैंने आपको बता दिया क्या कोशिका होता सेल है, वाला हो गया। ठीक है? और ब्रेस्ट कैंसर अगर छाती के अंदर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही हैं, तो उसको स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अच्छा, कैंसर के सामान्य लक्षण क्या-क्या होते हैं? मतलब कैसे आइडेंटिफ़ाई करेगा कोई कि उसको कैंसर होने वाला है, डिटेक्ट होने वाला है? स्तन के कैंसर के अंदर सबसे कॉमन लक्षण है गांठ बनती है, लंप या गांठ जिसको कहते हैं, और वो गांठ अधिकतर पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता शुरू में। और यही बात औरतों को जानना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि कई बार क्योंकि वो गांठ दर्द नहीं करती, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं एंड हमारे पास लेट स्टेज में पकड़ में आते हैं। तो क्या वो गाँठ ऐसे ऐसे ऊपर से दिखती है, मतलब पता जी, चलता है कि गिल्टी की गाँठ हो रही तरीके है? से महसूस होती है। वो महसूस होगी? जी, और तभी हम कहते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद हर महीने पीरियड के बाद अपने स्तन की खुद से जाँच करें। जैसे अगर कोई गाँठ महसूस होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। मतलब क्या आपने बोला कि स खुद की जाँच करें, मतलब कैसे करें? मतलब शायद वो अंदर भी हो सकता है, पता नहीं जी, चला अगर टच उसकी करें तो? प्रॉपर टेक्नीक है। कई औरतें हैं जो हमारे पास ओपीडी में आती हैं। आज सुबह भी एक आई थी। क्या वो एग्ज़ैक्ट क्या करते हैं, वो छाती को ऐसे पकड़ लेते हैं। हाँ, दू उँगलियों के बीच में और अंगूठे के बीच में। ऐसे आपको हर वक़्त गाँठ महसूस होगी, ये गलत तरीका है। जब आपको छाती महसूस करनी है, तो 3 उँगलियों से ऐसे रोलिंग मूवमेंट में फिर फ़ील करना है। तब गाँठ जो महसूस हो, हुँ। तब हमारे पास आइए। तो उसका करेक्ट तरीका है व्हिच लेडीज़ शुड लर्न एंड प्रैक्टिस एंड इससे अगर वो करें, तो जल्दी गाँठ पकड़ में आ सकती है, जिससे कई फ़ायदे होते हैं। मतलब अर्ली स्टेज में आप पता लगा सकते हो कि मतलब छोटी गाँठ भी हो सकती है, तो अगर करेक्ट। बिल्कुल स्मॉल भी होगी तो भी पता लगती है? जी, और कई बार ऐसा भी है कि बिना गाँठ महसूस भी नहीं हो तो भी पकड़ में आ जाती है, वो है रेगुलर मैमोग्राम्स। तो मैमोग्राम एक तरीके का स्तन का एक्स-रे है, वो हम रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद करवाया जाए। हुँ, एंड आजकल वैसे ही काफ़ी जागरूकता बढ़ रही है, कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं, हुँ। रेगुलर टाइम पे चेकअप्स होते हैं, तो कई बार गाँठें उनके अंदर पकड़ में आ जाती हैं जो हमें महसूस भी नहीं होती हैं। जो ना मरीज़ को महसूस हो रही है, ना मुझे महसूस हो रही है, हम उनको नॉन पैल्पेबल लम्प्स कहते हैं, जो बहुत ही जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाते हैं। मतलब आपने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि मतलब ये तो या तो बैड लक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैड लक है और कुछ खान-पान हो गया अपने पास में। बैड लक इसलिए है बिकॉज़ हम कई चीज़ों को इस समय पे पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मेरे से ये कहो कि क्या स्ट्रेस कैंसर कॉज़ कर सकता है? Maybe yes, but I don't have a way to monitor it or to quantify it. मेजर नहीं कर पाऊँगा। क्या जो हम सब्जियाँ खा रहे हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं या पानी के अंदर मिलावट है उससे कैंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है पर हम उसको घर पे मॉनिटर कैसे करें? तो तभी मैं उसको बैड लक का शब्द कह रहा हूँ। बट जैसे-जैसे टेस्टिंग के माध्यम बढ़ेंगे, जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ेगी, मेबी ये सारी चीज़ें हमें धीरे-धीरे पता चलें और रिस्क फैक्टर्स उभर के आएँ, हुँ। जिनसे हमें पता चले कैंसर क्यों हो रहा है। सो रोहन सर हम ना मैमोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। क्या है मैमोग्राफी? कैसे करानी चाहिए? कब करानी चाहिए? थोड़ा-सा डिटेल इसके बारे में? सो मैमोग्राफी स्तन का एक्स-रे है हुँ, और इसको हम रिकमेंड करते हैं कि 40 साल के बाद ही करवाएँ। ओके। 40 साल से पहले अगर मैमोग्राफी की जाती है, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती बिकॉज़ ब्रेस्ट टिश्यू बहुत डेंस होता है। हुँ, सिंपल शब्दों में वो मैमोग्राफी में सफ़ेद दिखेगा। गाँठ भी सफ़ेद दिखेगी और टिश्यू भी सफ़ेद दिखेगा। तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो सफ़ेद को सफ़ेद के बैकग्राउंड पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। हुँ, पर 40 के बाद जो ब्रेस्ट है उसके अंदर ग्लैंड कम होने लग जाता है, क्योंकि 40 के बाद अधिकतर हम ब्रेस्ट फीड लेडीज़ नहीं करवाती। आजकल ऑफ कोर्स लेट बच्चे हो रहे हैं तो 40 के बाद ही होता है बट अधिकतर तो वो ग्लैंड श्रिंक करने लग जाता है और ब्रेस्ट ज़्यादा फैटी हो जाती है, ज़्यादा चर्बी आ जाती है राइट। और चर्बी मैमोग्राफी में काली दिखती है। तो काले के बैकग्राउंड में सफ़ेद गाँठ को पकड़ में आना आसानी होती है, तभी हम 40 साल की उम्र के बाद हर साल मैमोग्राफी रिकमेंड करते हैं। नाउ कई लेडीज़ हैं वो ये सोचती हैं कि मैमोग्राफी एक्स-रे है तो रेडिएशन है, कहीं उससे तो कैंसर नहीं हो जाएगा? तो इसकी बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हो चुकी हैं अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ पे हर साल मरीज़ को अगर मैमोग्राफी मिल रही थी, उससे ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता नहीं है। तो निश्चिंत होके वो ये मैमोग्राफी करवा सकते हैं। ओके, आपने एक बात बोली थी कि ना ब्रेस्ट फीडिंग वाली बात भी करी थी कि भैया अभी तो लेट में करा रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कौन-सी एज में कर दे सही एकदम सही होती है? ऐसी कोई ऐसा सही कुछ एज है नहीं है, कि बट 28 में कर ब्रेस्ट दी? फीडिंग अगर 1 साल से ज़्यादा की जाए, अच्छा। क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन मतलब अगर 1 बच्चा है तो 1 साल से ज़्यादा, 2 बच्चे हैं तो 6-6 महीने भी हो गई तो 1 साल के ऊपर चला गया। अगर 1 साल से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए, तो उससे स्तन के कैंसर होने की क्षमता कम हो जाती है। बिकॉज़ नेचर हैज़ मेड दिस ऑर्गन फॉर दैट यूज़ ओनली, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही बना है। अगर वो नहीं करवाएँगे, तो ब्रेस्ट कैंसर होने की क्षमता बढ़ सकती है। तभी जो आपने मेरे से पूछा कि जिनके बच्चे नहीं होते, क्या उनके अंदर स्तन का कैंसर ज़्यादा होता है? राइट। हाँ, ज़्यादा होने की संभावना है बिकॉज़ ब्रेस्ट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड
फॉर द पर्पस दे बीन मेड फॉर, एंड उनके अंदर हार्मोनल बदलाव ऐसे होते हैं जिससे स्तन का कैंसर होने की क्षमता बढ़ जाती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव, प्रोवाइडेड 1 साल से ज़्यादा की जाए। नॉट 100% प्रोटेक्टिव बट प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव है मतलब। तो ये कौन-सी एज में होता है? मतलब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग को आज पहले तो ग पहले पहले का ज़माना आप देखते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि 25-26 में शादी कर लो और 30 तक बच्चे-वच्चे पैदा कर लो, पर आजकल तो 40 हो गया है ये। तो क्या ये भी कॉज़ करता है चीज़ों में? राइट। सो पहले बच्चा होने की एज अगर वो 20-22 साल से कम है, ठीक है? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो प्रोटेक्टिव है थोड़ा-सा, प्रोटेक्टिव है? प्रोटेक्टिव है। बट अगर पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होता है, जो अधिकतर आजकल है, उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। बाप रे! एक ऐसा एक आंकड़ा है लेसेंट कमीशन का, बोल रहे हैं कि लगभग 2040 तक इससे 10 लाख मौतें होगी। एक आंकड़ा मैंने निकाला था। तो क्या हम उसको प्रिपेयर रोकने के लिए रेडी हैं एज़ ए इंडिया? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर बन गया है। उसने बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को ओवरटेक कर दिया है। ओवरटेक कर लिया है। जी। एंड कैंसर रिलेटेड डेथ्स में भी ये नंबर 1 बन गया है। हुँ। सो देखिए, आप प्रिवेंट तभी कर सकते हैं जब कोई सॉलिड सॉल्यूशन हो उसके अगेंस्ट। हुँ। जैसे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के अगेंस्ट अब वैक्सीन आ गई है, राइट? तो जैसे जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी को वैक्सीन लगेगी, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने की क्षमता काफी कम हो जाएगी, उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अभी कोई वैक्सीन नहीं है, तो जब तक वो वैक्सीन नहीं आती तब तक इंसिडेंस को बहुत ज़्यादा कम करना पॉसिबल नहीं है। हुँ। हम जल्दी पकड़ में आ सकते हैं, जिससे उससे रिलेटेड जो मौत हो रही है या डेथ हो रही है वो कम हो पाए। अच्छा ना, लेडीज़ में एक बहुत बड़ी जब हमने क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस ये सामने निकल के आए, लेडीज़ ये सोचती है कि वो ब्रा पहनती है उससे भी उनको कैंसर का खतरा होता है, और दूसरा वो जब उल्टा सोती है तो भी उनको लगता है कि इससे भी मेरे को कैंसर हो सकता है। ये देखिए, ट्रू है? सब फसाद का जड़ है व्हाट्सएप, अरे! ठीक है? वो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स बने हैं लेडीज़ के, उनमें जो ये मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, उसकी कोई पुष्टि नहीं कर पाता, ठीक है? किसी रैंडम बंदे ने वो मैसेज बना के उसको ग्रुप पे डाल दिया, हाँ। उनको वो मसालेदार लगा और वो फॉरवर्ड करते गए। तो ये सारे मिथ्स हैं कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, नहीं। काली ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, नहीं। वायर वाली ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है? मतलब ये प्रूवन हो गया आपकी तरफ हाँ से। जी, राइट। आपने मेरे से पूछा उल्टा लेटने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? नहीं। हुँ। ठीक। डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? नहीं। ठीक। क्या मैमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर बच जाएगा? नहीं। बहुत लेडीज़ आती हैं, कहती है मैंने 2 साल पहले मैमोग्राफी करवाई थी, मुझे कैसे कैंसर हो गया? अरे मैमोग्राफी आपका कैंसर जल्दी पकड़ने में मदद कर रहा है। हुँ। मैमोग्राफी करवाने से आपके कैंसर होने की क्षमता नहीं कम हो रही, राइट। ठीक है? फिर कइयों को लगता है कि मेरे खानदान में तो किसी को कैंसर नहीं हुआ, मुझे कैसे स्तन का कैंसर हो गया? तो 90% ब्रेस्ट कैंसर्स फैमिली में रन नहीं करते। जैसा आपको मैंने बताया था कि 90% के अंदर वो फॉल्टी जीन नहीं है, नहीं है। पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण वो जीन खराब हो गई है और कैंसर बनने लग गया है। कारण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक है जो हम नहीं बदल सकते, हुँ। नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है? जो हमें विरासत में मिले हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर होने का संभावना बढ़ती है। तभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिड टू लेट 50s में मैक्सिमम इंसिडेंस देखा जाता है, पर हमारे देश में लेट 40s के अंदर मैक्सिमम इंसिडेंस देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। दूसरा, पीरियड्स जल्दी चालू होना और लेट बंद होना, हुँ। बिकॉज़ दोनों स्थितियों में ज़्यादा हार्मोन का एक्सपोज़र हो रहा है। नाउ ये भी कई हद तक चीज़ जो है, ये फैमिलीज़ में रन करती है। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं इन दोनों चीज़ों में, पर काफ़ी हद तक फैमिलीज़ में रन करती है। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी नानी-दादी से पूछें कि भई उनके पीरियड्स कब चालू हुए थे, तो वो कहेंगी 14-15 साल पे। राइट। पर पिछले 2-3 डेकेड्स में मतलब 20-30 साल में भारत के अंदर आजकल 10 से 11 साल की लड़कियों को पीरियड्स चालू होने लग गए हैं। एंड वहाँ पे आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर।
उसका प्रमुख कारण है चाइल्डहुड ओबेसिटी। बचपन में मोटापा होना, रिफाइंड फूड खाना, आजकल के रहन-सहन की वजह से पीरियड्स जल्दी हो रहे हैं। हुँ। एंड वो जल्दी होने से और पीरियड्स लेट बंद होने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। लेट बंद होना मतलब आप कह रहे हो 50s के मेनोपॉज़ जो बाद में, बात कर 50-60s के बाद में की बात कर रहे हो आप? करेक्ट। सो 50 अगर वो 55 तक हो रहे हैं, वो हम लेट मानते हैं उनको। ओके। और कब तक खत्म हो जानी चाहिए, मतलब जनरल स्टेटमेंट क्या है? अधिकतर भारत के अंदर हम देखते हैं कि 45 टू 48 के बीच में अधिकतर औरतों के पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। बट अभी आपने बोला कि 10th मतलब जो 10 साल के हैं, 11-12 साल की लड़कियाँ हैं, उनको भी स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी। उनमें चालू हो रहे हैं सर, ये हाँ, बंद की बात कर नहीं रहा था हाँ, मैं। वो उनमें चालू हो रहे हैं। हाँ, तो एनवायरनमेंट खाने की वजह से हो रहे हैं? जी। मतलब थोड़ा-सा समझाओ ना सर, खाने की वजह से कैसे हो सकता है? एक बच्चा सर 10 साल का जब बच्चा क्या खाएगा? हाँ, वो तो तो जो खिचड़ी खाएगा, फैट दाल-रोटी की खाएगा। सेल्स होती हैं हमारी जो नहीं आजकल के बच्चे खिचड़ी-विचड़ी नहीं खाते सर। आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर ज़्यादा खाना चाहते हैं हाँ। और रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं, तभी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम ये मेट्रोज़ के अंदर है, बट ये धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर गाँवों तक भी पहुँचती जा रही। मतलब आपने सर एक बड़ा गज़ब स्टेटमेंट दे दिया अभी यहाँ पे। पिज़्ज़ा, बर्गर मतलब एक बहुत बड़ा कारण बता दिया आपने। तो जो हमारी फैट की सेल है, चर्बी की सेल है, उस चर्बी की सेल से फीमेल का हार्मोन बनता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं। हुँ। तो ईस्ट्रोजन के शरीर में 2 सोर्सेज़ हैं। एक है ओवरीज़ जो फीमेल्स में होती हैं, हम में नहीं होती। और दूसरा है ये चर्बी से ईस्ट्रोजन बनना, ये दोनों में हो सकता है। ठीक है? तो अगर कोई बच्चा जो फीमेल चाइल्ड है, अगर उसमें ज़्यादा चर्बी होगी तो उसके अंदर ज़्यादा हार्मोन बन रहा है। और उस ज़्यादा हार्मोन को कम उम्र पे बनने की वजह से उनके पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला है क्या, मतलब जैसे बच्चे 10 साल का है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, चर्बी कितनी होनी चाहिए, जी, कुछ पता लगा सो सकते हैं ये ऐसा? एक नॉर्मोग्राम्स या ग्राफ्स होते हैं जो पीडियाट्रिशियन एक्सप्लेन करता है एंड दे टेल पेरेंट्स कि भाई पहले के ज़माने में आज से 40-50 साल पहले ये डर लगता था कि भाई बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा। हाँ। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल पीडियाट्रिशियन ये कहते हैं भाई वेट ज़्यादा है उसको कम करिए। हुँ, हुँ। अच्छा, एक टर्म आती है वीएबीबी करके। देखिए जैसे आजकल आपने लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स सुना होगा जो छोटे से इंसिजन के थ्रू पेट की कोई प्रॉब्लम्स निकाल लेते हैं वैसे ही ब्रेस्ट की कई बीमारियों के लिए ये वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी है इसको हम स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी भी कहते हैं इसके अंदर एक मशीन के माध्यम से सिर्फ 2 मिलीमीटर का इंसिजन मतलब नखून से भी आती विथ का इंसिजन लेके हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम उस गाँठ को निकाल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में हुँ, देखते-देखते। हुँ। तो इफ़ेक्टिवली गाँठ बिना किसी चीरे के एक टाँके के साथ निकल जाती है। ओके। तो कई जो यंग लड़कियां हैं जिनमें नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प्स है सबसे कॉमन ब्रेस्ट लम्प होता है फाइब्रो एडेनोमा जो कैंसर नहीं है पर अधिकतर ये 15 से 30 साल की लड़कियों के बीच में होता है जो अनमैरिड है गांठ है छाती में शादी होने वाली है गांठ बढ़ रही है साइज में उनको जो गांठ निकालनी है ये हम वैब के माध्यम से निकालते हैं जिससे एक तो जल्दी रिकवरी हो कोई चीरा ना हो एंड वो आगे जाके ब्रेस्ट फीड भी आसानी से कर सके। अच्छा, तो मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया। मान लो कि कोई बच्चा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब वो बच्चा जन्मा, तो क्या ये मेडिकल साइंस ये पता लगा सकती है कि इसको आने वाले टाइम में कैंसर हो सकता है? करेक्ट तो कई कैंसर के आजकल जेनेटिक टेस्ट भी आ गए हैं अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर में भी कई ऐसे जेनेटिक टेस्ट हैं जो हम करते हैं ऑफ कोर्स हम बच्चा पैदा होता है तब से नहीं करते बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर 20 से 30 साल की उम्र में चालू होता है। तब चालू होता है। हाँ मतलब उससे पहले बहुत बहुत ही अनकॉमन है ओके। इक्का दुक्का केसेस रिपोर्टेड होंगे पर अधिकतर जो केसेस हैं 20-25 साल की उम्र के बाद से चालू होते हैं हुँ। पीक बाद में रीच करती है बट उस उम्र से चालू होते हैं तो जो जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है वो अधिकतर हम 20-25 साल की एज पे कर सकते हैं वो। करते हैं अगर इंडिकेटेड होती है तो अगर इंडिकेट नहीं है, मतलब किसी सामान्य व्यक्ति को पता करना हर है मरीज के कि अंदर मुझे यार नहीं मैं एक की बार जाती। चेक कराना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल तो जैसे बहुत सारे टेस्ट ऐसे ही कराने लग गए लोग, ब्लड टेस्ट ऐसे ही कराने लग गए। कोई डायटीशियन के पास जाना है तो एक काम करो, ब्लड टेस्ट करा के आ जाओ, क्या-क्या विटामिन की कमी मैं बता दूँगा और मैं आपको ये खाना दूँगा, ठीक हो जाओगे आप। अभी कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो मैं और आप करवाएं और वो ये बता दे कि हमारा कैंसर होने की संभावना कितनी है।
ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक तो एंड प्रूवन हो इस गया। टेस्ट, अगर ऐसा कोई टेस्ट आता भी है तो उसकी कई हानियां भी है। हुँ, अगर मैं आपको एक टेस्ट से बता दूं कि आपको 10% रिस्क है हुँ। कैंसर होने का, तो चाहे वो हो या ना हो, बट आपकी लाइफ में एक तूफान सा आ जाएगा। यू विल बिकम सो एंग्शियस। पहले ही टेंशन आ जाएगी आपको। हाँ जी। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो लोग जीनोम, जैसे हम कहते हैं हमारी जन्म पत्री, तो वो जीनोम की पत्री निकालते थे, आपकी जीन्स को एनालाइज़ करते थे। अच्छा, निकाल लेते हैं। हाँ, इंडिया में? इंडिया की कंपनी है। तो उनके जो सारे एम्प्लॉइज़ थे, उनके लिए इट वाज़ मैंडेटरी टू गेट दैट टेस्ट डन जॉइन करने से पहले। हुँ। तो एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट में एक लेडी जॉइन की, उन्होंने टेस्ट करवाया एंड उस रिपोर्ट में ये लिखा आया कि आपको 11% रिस्क है आगे जाके अल्जाइमर्स डिजीज, जो ओल्ड एज में भूलने की बीमारी हो जाती है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। सो वुड यू इमेजिन, उनने अपनी जॉब क्विट कर दी और वो हिमालय में अभी बैठी हुई है किसी रिट्रीट में, एंड शी इज जस्ट वर्किंग ऑन हर माइंड एंड जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड दैट 11%। बहुत बढ़िया। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, ये मार्केट में तभी आ सकते हैं जब ये एक बहुत हाई लेवल तक सही इंफॉर्मेशन बताएं। ऐसा कोई भी टेस्ट हम करवाएं जिससे हमारे को ज्यादा हानि पहुंचे मानसिक दौर में, आई डोंट थिंक सो, इट मेक्स सेंस। तो मतलब जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको ज़िंदा-दिली से जीना है, खुशी से जीना है। इज़ इट राइट? अगर वो टेस्ट आ भी जाए तो भी जिंदा दिली से ही जीना है, तो उसके बाद कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। तो ये क्या मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है? जी, अधिकतर फीमेल्स में होता है, पर 1% मेल्स में भी हो सकता है। हुँ। उसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 मरीज़ देखूँगा, तो उनमें से 1 मेल होने की संभावना है। अभी तक मेरे करियर में मैं 22 मरीज़ देख चुका हूँ मेल ब्रेस्ट कैंसर के। तो ऐसा क्यों है कि मेल में कम हो रहा है यहाँ पे चेस्ट के अंदर कैंसर? सर, बिकॉज़ मेल में ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है। बनते हैं ना आजकल, तो अपन देखते हैं जो थोड़ी-सी ओवरवेट हो गए लड़के। फिर मैं आऊँगा सर बाद में, हाँ, वो दूसरी चीज़ है। ओके, और जो हॉर्मोन्स हैं फीमेल वाले, वो हमारे शरीर में कम मात्रा में है, ठीक है? ओके। जो आप शब्द का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं मेरे से, वो है गायनिकोमेसिया हुँ, हुँ। या मेल बूब्स जिसको कहते हैं। राइट। तो वो आजकल इसलिए बन रहे हैं बिकॉज़ सबको बॉडी चाहिए ऋतिक और टाइगर श्रॉफ जैसी। वो जाते हैं जिम में, जिम ट्रेनर कहता है कि भैया ये स्टेरॉइड्स लो, तुम्हारी ये होगा और ये वॉश आउट करूँगा और ऐसे करूँगा। तो उनमें से 100 में से 1 की वैसी बॉडी बनती है, हाँ, पर 100 में से करीबन 10 से 15 को वो छाती बढ़ जाती है, बिकॉज़ यू आर पंपिंग इन मोर फीमेल हार्मोन्स इनटू द सिस्टम। चलो ये कैंसर वाली बात तो समझ में आ गई, कैंसर होता क्यों है, किस कारणों की वजह से हो रहा है, ये पूरा अभी टॉपिक समझ में आ गया। अब मान लो किसी को कैंसर हो गया सर, जी। तो क्या ये 100% क्यूरेबल है? देखिए, हर कैंसर के स्टेजेस होते हैं, हुँ, ठीक है? और जो सर्वाइवल है या क्योर है, वो उन स्टेज पे निर्भर करता है। स्टेज पे निर्भर करेगा। जी। हुँ, तो छाती के कैंसर के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है अगर बीमारी सिर्फ़ छाती के अंदर ही सीमित है। इस इन कैंसर्स के अंदर ऑलमोस्ट 97% पेशेंट्स एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं इलाज के बाद। बहुत बढ़िया। ठीक है? हुँ, स्टेज 2 होता है जब छाती और बाँह की गाँठें इन्वॉल्व्ड हो जाएँ। तो हमारे शरीर ने हर जगह प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म्स लगाए हुए हैं, रेड लाइट लगाई हुई है कि यहाँ पे हम कैंसर को रोक देंगे। ठीक है? जब बचपन में गला खराब होता था तो यहाँ पे टॉन्सिल सूज जाते थे, लिम्फ नोड्स कहते हैं राइट, इनको, ठीक राइट, है? हाँ। तो ऐसे ही छाती के जो लिम्फ नोड्स हैं, स्तन के जो लिम्फ नोड्स हैं, वो काक के नीचे है, अंडर आर्म में। तो जब भी कैंसर होता है, शरीर सबसे पहले उनको काक के अंदर रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये लिम्फ नोड्स तक कैंसर फैल गया तो स्टेज 2 हो गया, ओके। ठीक है? इसके अंदर 93 टू 94% पेशेंट्स नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। अगेन सेकंड तक भी। जी। हुँ, स्टेज 3 है जब खाल इन्वॉल्व्ड हो गई या फिर गाँठ का साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया और काक की गाँठें भी हैं, या गले तक लिम्फ नोड्स चले गए, या यहाँ पे बीच में पीछे लिम्फ नोड्स चले गए। इस सब को हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 3 के अंदर 87 टू 88% नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगेन वेरी गुड। जी। स्टेज 4 है जब शरीर में बीमारी फैल चुकी है। पूरा फैल गया। इसको हम जड़ से नहीं ठीक कर हुँ, सकते।
इसको हम सुला सकते हैं, लंबे समय तक सुला सकते हैं आजकल जो दवाइयाँ हैं, बट ये जागेगा ज़रूर। वापस आ जाएगा। 100%। अगर स्टेज 4 है तो वापस आएगा वो, ब्रेस्ट कैंसर। हुँ। कई अलग-अलग कैंसर है, मैं अपन अगेन ब्रेस्ट कैंसर मैं क्या है? ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप इसको अगर सिम्प्लिफाइड शब्दों में सुनना चाहते हैं तो कुंभकर्ण है, तो जिसको सुला सकते हैं हम दवाइयों खिला के, पर कब जागेगा और कहाँ जागेगा ये हमें नहीं पता। ये आप नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। नहीं, ठीक है? तो ये 4 स्टेजेज़ हैं। ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी सारे बाकी कैंसर्स अगर आप लंग से कंपेयर करें इसको, तो इसके सर्वाइवल रेट्स बेहतर है। तभी हम मरीज़ को कहते हैं कि भई अगर आप सही समय पे आओ, जल्दी आओ हमारे पास, तो सर्वाइवल काफ़ी अच्छा है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा सर, इसमें ज़्यादा बेटर है। और सबसे खराब कैंसर कौन-सा होता है? ऐसा देखिए, ब्रेस्ट के भी कई कैंसर्स इतने खराब हो सकते हैं जिसमें कुछ महीने भी जीवन ना हो। तो मैं हर यू शुड ऑलवेज़ कंपेयर लाइक विद लाइक। राइट। ठीक है? तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी कई-कई प्रकार के कैंसर हैं, पर अधिकतर अगर आप जल्दी आओगे, तो सर्वाइवल अच्छा है ब्रेस्ट कैंसर के। तो मेरे को कोई इंसिडेंट बताओ ना सर, मतलब कोई महिला आपके पास आई, फर्स्ट स्टेज पे आई या फिर कोई सेकंड स्टेज पे आई या थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे। तो कैसे-कैसी बात होती है उनके बीच में? आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा घबराहट हो जाती है, आदमी को लगता है कि मैं तो कल ही मरने वाला हूँ। जी। तो उस बारे में वो कोई कन्वर्सेशन आप मुझे बता तो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब मरीज़ मेरे पास कोई भी आता है, हम गाँठ के साथ आता है, हम एक ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। हुँ। ठीक है? सबसे पहले उनसे वार्तालाप करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, कब से गाँठ है, क्या तकलीफ़ है, ख़ानदान में और किसी को तो गाँठ नहीं है, बच्चे कितने हैं। उनके बारे में जानने के बाद हम एक इमेजिंग करवाते हैं, जो या तो मैमोग्राफ़ी या अल्ट्रासाउंड या कुछ पेशेंट्स में एमआरआई होता है। राइट। अगर उसमें शक वाली गाँठ आती है, तो हम बायोप्सी करते हैं। शक वाली का। जी, मैंने आपको बताया ब्रेस्ट में 50 तरीके की गाँठें हो सकती हैं। सारी गाँठों की बायोप्सी करनी ज़रूरी नहीं है। ठीक। अगर शक की गाँठ है, तो ही बायोप्सी करेंगे, ठीक है? तो जब बायोप्सी करते हैं, एक और चीज़ जो मैं आपके सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सुई डालने से या बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता। अगर हम नहीं बायोप्सी करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैंसर है या नहीं, राइट। ठीक है? सो ये भी एक गलतफ़हमी है जो लोगों के अंदर होती है। जब हमने डायग्नोसिस बना लिया, उसके बाद जब हम मरीज़ को बुलाते हैं वार्तालाप करने के लिए, वी ऑलवेज़ टेल देम दैट यू कम विद योर वेल विशर्स। हुँ। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कैंसर जितना मरीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, उतना ही फैमिली को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। एब्सोल्यूटली राइट। तो ये देखना कि उनका सपोर्ट सिस्टम कैसे है और ये हमें पहले दिन पे ही पता लग जाता है, वो बहुत मायने रखता है। बिकॉज़ जिन मरीज़ों का अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके साथ इलाज के लिए, दे टेंड टू डू बेटर, दे टेंड टू बी मोर पॉजिटिव ड्यूरिंग हुँ। ट्रीटमेंट। सो हम उनको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहली चीज़ जो हम बताते हैं कि भई सारे रिज़ल्ट्स आने की वेट करो। बिकॉज़ एक बार कैंसर का नाम सुन के कई लोगों को लगता है बस कल ही निकाल दो, कल ही सर्जरी कर दो। कई ऐसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं जिनमें पहले सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है, जिनमें पहले कीमोथेरेपी करनी होती है, राइट? या जिनका इलाज कुछ अलग चलता है। तो वी ऑलवेज़ टेल देम कि ये बीमारी आपको कुछ महीनों से है, गाँठ बढ़ते-बढ़ते कुछ महीने हो गए हैं, 4-5 दिन के विलंब से और ये गाँठ फैल नहीं जाएगी। सो वेट फॉर ऑल द रिपोर्ट्स टू कम, नंबर 1 एंड देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दूसरा हम उनको ये कहते हैं कि भाई आपको अपना काम करना नहीं बंद करना। ये मेरी सबसे पहले दिन ही उनके साथ डिस्कशन होती है एंड आई मेक देम लिसन टू वीडियोज़ व्हिच माय पेशेंट्स हैव मेड वेयर उनने कहा है कि भाई हम कीमो के दौरान भी काम करते रहे एंड जब हम काम कर रहे तो उससे हमें बहुत फ़ायदे हुए। एक तो हमारा मन भटका रहता था, हम इसके बारे में नहीं सोचते थे। दूसरा हमारे को एक पर्पस था लाइफ़ का। खाली नहीं बैठे थे। और तीसरा वी वर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमें इंश्योरेंस मिल रही थी कंपनी से, वो सहारा मिल रहा था। एंड आजकल सारी कंपनीज़ और मैनेजर्स भी बहुत हेल्पफुल हो गए हैं। आप अगर उनसे जाके ओपनली डिस्कस करें, वो वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, वो मदद करते हैं। सो आई टेल ऑल माय पेशेंट्स कि भई अपना काम नहीं बंद करना। एब्सोल्यूटली राइट। मैं कोई हाउसवाइफ है, मैं तो अपना काम नहीं बंद करना। आपको निटिंग पसंद है, आप निटिंग करते रहो। आपको खाना बनाना पसंद है, आप खाना बनाओ। ये छूत की बीमारी नहीं है। आपके खाना बनाने से किसी को नहीं होगी और। तो किसी न किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखो। राइट। देन उनकी काउंसलिंग की जाती है कि भई 4 तरीके से इलाज होता है, सर्जरी, कीमो, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। हम उनको बताते हैं कि भई हर मरीज़ में चारों की
इंडिकेशन नहीं है। कईयों में ही चारों चाहिए होते, कई में 3 चाहिए होते, कई में 2 चाहिए होते हैं। सो वी एक्सप्लेन टू देम कि इलाज कैसे चलेगा, कितना समय लगेगा इलाज खत्म होने में, क्या-क्या आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड देन फाइनली वी कनेक्ट देम टू आवर सपोर्ट ग्रुप। तो हमारे अस्पताल में, हम सीके बिरला हॉस्पिटल में, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप। जी, सो सपोर्ट ग्रुप है हमारे पुराने मरीज। तो कोई भी नया मरीज अगर डायग्नोस होता है, सो देयर आर 10 पुराने मरीज हु आर विलिंग टू हेल्प हर आउट, एंड वी डू व्हाट इज नोन एज बडी मैचिंग। मतलब कोई जैसे टीचर है, तो मैं उसको एक और टीचर के साथ कनेक्ट करूंगा, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो मैं उसको कॉर्पोरेट वाले एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट करूंगा, हाँ, राइट। राइट, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स और उनके प्रोफेशनल चैलेंजेस अलग है। सो वी मेक श्योर कि उनकी एज के, उनके स्टेज के और उनके बैकग्राउंड के, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हम कनेक्ट करें, सो दैट एक जिसकी जर्नी खत्म हो चुकी है और एक जो जर्नी अब स्टार्ट करने वाला है, वो एक दूसरे की मदद कर पाए। एब्सोल्युटली, मतलब सपोर्ट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत जरूरी, कोई भी बीमारी में हो, बहुत जरूरी है जी। अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है आज की तारीख में तो शायद आपका काम नहीं बनेगा और आप फेल हो जाओगे ज़िंदगी में। मेरे को लगता है आपके पास बहुत सारे केस ऐसे भी आए होंगे जहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ आते होंगे, वाइफ को अगर ब्रेस्ट कैंसर अगर आ जाता है तो वह हस्बैंड छोड़ के चला जाता होगा। आई एम जी, श्योर आते होंगे। ऐसे केसेस भी हैं, बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़माना बहुत बदल चुका है, एंड आजकल बहुत हस्बैंड्स एंड पार्टनर्स हेल्प आउट इवन इफ दे गेट टू नो कि कैंसर हो गया है। हुँ। तो मैं दोनों उदाहरण दूँगा, बिकॉज़ मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ़ एक गंदा उदाहरण जाए। तो अभी एक मेरे पास 8 महीने पहले एक लेडी आई थी। उनकी शादी हुई थी 40 इयर्स पे। हस्बैंड इज़ ऑल्सो 41, ठीक? शादी के 2 महीने बाद ही उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया, हुँ। राइट? बट हस्बैंड उनकी हर कीमो में, हर ट्रीटमेंट में, हर समय उनके साथ थे, राइट? शी डिडंट हैव इंश्योरेंस, हस्बैंड की इंश्योरेंस थी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दे वर ऑलवेज इन इट टुगेदर, एंड अब उनका इलाज खत्म हो गया है, एंड दे बोथ आर वेरी हैप्पी, एंड उनने इलाज स्टार्ट होने से पहले अपने एग्स भी फ्रीज करवा दिए थे। सो आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कपल ऑफ इयर्स, अगर सब ठीक रहता है, दे कैन प्रॉब्ली हैव स्टार्ट अ फैमिली ऑल्सो। दूसरी तरफ हाँ, ये भी उदाहरण है जहाँ पे कई साल की मैरिज पर कैंसर डायग्नोस हुआ और वो मैरिज फॉल अपार्ट कर गई। मैंने हस्बैंड को सिर्फ पहले दिन देखा जब डायग्नोसिस बनी थी, उसके बाद उनके भाई ने ही आके इलाज करवाया पेशेंट के। हस्बैंड बाद में उनने मुझे बताया 2-3 हफ्ते बाद कि दे बोथ हैव मूव्ड अपार्ट। तो इंश्योरेंस मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ना लें, हाँ। प्रॉपर हेल्थ कवर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी महँगी होती हैं, तो एडिक्वेट कवर रखें अपनी फैमिली के लिए, दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक दीज़ डेज़। राइट। अच्छा, एक स्टेटमेंट और आया था, एक क्वेश्चन मेरे को और याद आया कि लोग तो बोलते हैं माइक्रो ओवन में अगर खाना गर्म करके खाते हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। देखिए, कई स्टडीज़ आती हैं, फिर वो स्टडीज़ बदल जाती हैं। पहले होता था कि नॉन स्टिक में बनाओगे तो अच्छा है, अब नॉन स्टिक में बनाओगे तो कैंसर होता है। पहले होता था घी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, फिर रिफाइंड ऑयल आ गया, अब घी वापस आ गया है, राइट? सो चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए एक चीज़ पे सिर्फ़ एक चीज़ लगा के फुल स्टॉप लगाना ठीक नहीं रहेगा। हुँ। हाँ, कई स्टडीज़ कहती हैं कि भई माइक्रोवेव ज़्यादा करोगे, तो जो पौष्टिक पदार्थ हैं खाने के, वो मर रहे हैं, हुँ, हुँ। एंड इट इज़ नॉट हेल्दी। बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज़ व्हिच से कि माइक्रोवेव ऐसी कुछ चीज़ नहीं कर रहा है। सो अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हैं कि माइक्रोवेव किए हुए खाने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है हमारे पास। आपके सामने ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं आई है। प्लास्टिक के खानों में, प्लास्टिक के बर्तनों में खाने से, स्टील के बर्तनों में खाने से ऐसी कोई जी, स्टडीज़? सो प्लास्टिक का बहुत स्टडीज़ आई हैं। प्लास्टिक के खाना, स्पेशली अगर गरम खाना आप प्लास्टिक में डालें, तो कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज़ होते हैं, जिससे कैंसर होने की संभावना डेफ़िनिटली बढ़ती है। एक और स्टडी जो आई है, इनफैक्ट 2 स्टडीज़ और मैं आपको बताऊँगा। एक आई है डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो बहुत ज़्यादा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज़्यूम करते हैं, मतलब दूध, दही, पनीर बहुत ज़्यादा, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा एक्चुअली। जी, उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, एंड उसका प्रमुख कारण है कि आजकल डेयरी को बहुत इंजेक्शंस और स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं दूध निकालने के लिए। तो वो सारे स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर भी आते हैं।
ओके सर। राइट? हुँ। सो ये प्रूवन स्टडी है। और फाइनल स्टडी है मोटापे से रिलेटेड और ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज ऑल्सो प्रूवन स्टडी दैट अगर आप ओवरवेट है, चर्बी ज़्यादा है आपके शरीर में, तो भी ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने ना प्लास्टिक का बोला कि गरम खाने को प्लास्टिक में डाल देते हैं। तो अभी अपन जो बाहर से खाना मँगाते हैं वो तो सब प्लास्टिक कंटेनर में आते हैं और वो तो सीधा करेक्ट। गरम डालते हैं। उसको आप माइक्रोवेव मत करो। जो वो अगर आपका कोई डिलीवरी ऐप के थ्रू आया है प्लास्टिक कंटेनर में, उस प्लास्टिक कंटेनर में माइक्रोवेव मत करो खाने को, वो बहुत डेंजरस है। आप उसको अपने नॉर्मल किसी कंटेनर में डाल के गरम कर लें, अगर आपको गरम करना है। क्या शुगर के कंजम्पशन से भी होता है ये? ज़्यादा शुगर के कंजम्पशन से? सो देखिए, शुगर पे ही सारे सेल्स फीड करते हैं, ठीक है? अगर आपके शरीर में कैंसर है और आप बहुत ज़्यादा मात्रा अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अधिक एक्सेस मात्रा में खाओगे, तो कैंसर की सेल तो खुश होगी ना, उसको शुगर मिल रही है। तो कैंसर का मरीज़ मेरे से पूछता है कि क्या हम शुगर खाना बिल्कुल छोड़ दें? वो आप कर नहीं सकते, बिकॉज़ आप फल खाते हो उसमें भी शुगर है, आप चुकंदर खाते हो उसमें भी शुगर है, हुँ। राइट? सो हेल्दी शुगर खाओ, जो रिफाइंड शुगर है उसको जितना कट कर सकते हो उसको कट करो, पर ज़ीरो नहीं कर सकते आप। रिफाइंड शुगर। कंट्रोल, जितना रिफाइंड शुगर कट कर सकते हो उतना ज़रूरी है। केचअप मत खाओ, बहुत चीनी है। कोक मत पियो, बहुत चीनी है उसके अंदर। मतलब आजकल तो शायद वो आजकल तो लेबल पढ़ने का लेबल पड़ेगा इंडिया फूड करके भी उसके बाद फार्मर, आई हाँ। थिंक सो, एंड इज़ हैट्स इट ऑफ राइट? टू हिम। इज़ इट राइट? करेक्ट है? हैट्स ऑफ टू हिम, द वे ही इज़ रेवोल्यूशनलाइज्ड दिस थिंग, हाँ। वेयर आज बच्चा-बच्चा लेबल पढ़ना चाहता है, देखने के लिए कि वो क्या खा रहे हैं। हुँ। आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड पीपल शुड बी मोर अवेयर ऑफ इट। हाँ। और लेबल आजकल मतलब वो भी समझ में नहीं आता है कि जो टर्म्स लिखी होती है ना कि सिर्फ़ 2-3 ही आती है। प्रोटीन ही नाम आता है। प्रोटीन कितना है? आई थिंक सो प्रोटीन से ज़्यादा उसमें देखिए शुगर कितना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। शुगर एंड फैट देखो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें शुगर फैट ज़्यादा है उसको मत कंज़्यूम करिए। हाँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि गमी बेयर्स आते हैं सर, है ना? तो हम एयरपोर्ट पे गए, तो मैंने कहा मेरी बेटी के लिए ले लेना गमी बेयर। हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, ठीक है? उसमें जेलेटिन होता है। अब वो पता नहीं था मुझे तो। तो और उसपे वो लगा भी नहीं कि ग्रीन मार्क है कि वो रेड मार्क है। तो मैंने उठा लिया, सो मेरे साथी ने बोला, "अभिषेक सर 1 मिनट रुको मैं चेक करता हूँ।" पता नहीं क्यों दिमाग में आया उसके, "अभिषेक सर लेट मी चेक इट।" बोला, "सर इसमें तो जिलेटिन है।" मैंने कहा, "जिलेटिन क्या होता है यार ये?" क्योंकि अवेयर नहीं है ना, मुझे नहीं पता है क्या होता है। उसने बोला, "सर ये इसमें ऐसा पोर्क मिला हुआ है, ऐसा चीज़ें मिली हुई है तो इसमें।" मैंने कहा, "यार ये तो मैं अभी लेके जाना है तो खा लेती हो तो, अनजाने के अंदर।" तो पता भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें, उस वजह से भी आप कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। अच्छा, थोड़ी-सी बात करते हैं कीमोथेरेपी पे क्योंकि अपन ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ कि एक चीज़ को समझने के लिए कि किससे होता है, किससे नहीं होता है, क्या ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। कीमोथेरेपी जब आप करते हो, तो क्या है कीमोथेरेपी? नाम ही बहुत टफ है और खतरनाक है। जी। सो कीमोथेरेपी से सारे मरीज़ों को डर लगता है। एंड जिससे पहले मैं कीमो के बारे में बताऊँ, मैं ये ज़रूर फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर स्तन का कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाए एंड एक पर्टिकुलर टाइप का स्तन का कैंसर अगर होता है, तो कीमोथेरेपी अवॉइड भी की जा सकती है। एंड ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है आई थिंक सो फॉर लेडीज़ टू बी मोर अवेयर ऑफ देयर ब्रेस्ट एंड टू पिक अप ब्रेस्ट लम्प्स अर्ली। नाउ कीमोथेरेपी एक इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। एंड सिंपल शब्दों में अगर मुझे बहुत ही बेसिक जाके समझाना है तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को बंदूक दे दी गई है और उसकी आँख पे पट्टी बाँध दी है और उसको बोला है कि बस फायर के बटन पे दबा के रखो, तो वो कीमोथेरेपी है, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनिशन। तो वो कैंसर की सेल को भी गोली लगेगी, पर नॉर्मल सेल को भी गोली लगेगी। तभी कैंसर की सेल भी मरती है, पर जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं शरीर में, वो भी मरते हैं। मतलब बाल झड़ते हैं, ठीक है? नाखून अफ़ेक्ट होते हैं हमारे, गट के अंदर, पेट के अंदर डायरिया हो सकता है बिकॉज़ गट की सेल्स मरती हैं। मुँह के अंदर छाले हो सकते हैं, मुँह की सेल्स मरती हैं। तो नॉर्मल सेल भी मरती है और सबसे ज़रूरी जो बीमारियों से लड़ने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके काउंट्स भी गिरते हैं। तभी कीमोथेरेपी के दौरान सबसे खतरनाक चीज़ जो हो सकती है, वो है इन्फेक्शन। सो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। तो बहुत पेनफुल होती है कीमोथेरेपी? नहीं, ये गलतफ़हमी है। ये आपने बहुत अच्छा किया पूछ के। कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं है सर, ठीक है? जिस दिन कीमो लगती है, आपको कुछ नहीं पता चलना, अच्छा, राइट? कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं।
ब्रेस्ट कैंसर की कीमो, अगेन आई वांट हाँ, टू पर ब्रेस्ट क्लैरिफाई, कैंसर हम इस वो ब्रेस्ट उसी पे कैंसर ही के हाँ। बारे में बात कर रहे हैं। अगले दिन से आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी इन द सेंस कि अगर आप नॉर्मल 100% पे फंक्शन कर रहे थे, तो अगले दिन आप 90 या 95% पे हो गए। ये कमजोरी डिपेंडिंग ऑन कितनी डोज गई है और कितने कितने ड्यूरेशन पे कीमो हो रही है, दिस कैन लास्ट फॉर एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 days अप टू अराउंड 5 to 6 days। इस दौरान भी आप अपना काम नॉर्मली कर सकते हो, पर शरीर को सुनो। अगर शरीर कह रहे हैं रेस्ट करने को, तो रेस्ट करिए। अगर शरीर कह रहा है मैं ठीक हूँ, आप अपना काम कर सकते हैं इस दौरान पे। पेन थोड़ा बहुत जैसे-जैसे कीमोथेरेपीज़ होती रहती हैं, कई कीमोथेरेपी नसों को मारती हैं। तो आपके हाथ-पैर में झंझनाहट, मसल में क्रैम्प्स, मसल में पेन रह सकता है। हुँ। बट जैसा मैंने कहा, मेन खतरा है कीमोथेरेपी में इन्फेक्शन का, इसलिए ही कीमोथेरेपी के दौरान खाना हमें अच्छा रखना है। एंड किसी और को अगर कोई खांसी जुकाम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उससे बच के रहना है। अपने हाथ रेगुलरली धोते रहें, सैनिटाइज करें, मास्क पहन के रखें अगर किसी और को इन्फेक्शन है तो। तो कीमोथेरेपी में हॉस्पिटल में रहना कंपल्सरी है या फिर नहीं घर सर, पे रह सकते हैं? कीमोथेरेपी डे केयर होती है। डे केयर हम होती है। सुबह बुलाते हैं, आपको शाम को भेज देते हैं। ओके। भर्ती नहीं रहता मरीज। मरीज अपना घर जाके नॉर्मल काम करता है, बट वी टेल देम कि आपको क्या-क्या एहतियात बरतने पड़ेंगे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। और कीमोथेरेपी मतलब सारे कैंसर को के लिए कीमोथेरेपी की जाती नहीं, ज़रूरी नहीं है नहीं है सर। ज़रूरी? हर कैंसर का इलाज अलग है। कई कैंसर्स कीमो से रिस्पॉन्ड करते हैं, कई नहीं करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर्स में कीमो देने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ में अवॉइड की जा सकती है। अच्छा कितने टाइम तक चलती है लगभग ये मतलब कितना ड्यूरेशन होता है? डिपेंड करता है कैंसर टू कैंसर। अगर क्योरेबल कैंसर है, इट कैन लास्ट फॉर एनीवेयर बिटवीन 5.5 months to 1 year। बट अगर कैंसर फैला हुआ है, तो कई सालों तक कीमो चलती रह सकती काफ़ी है। टाइम तक चली है। वो स्टेज पे डिपेंड कर रहा है कि पहले पे कौन-सी है, दूसरे पे कौन-सी है और फोर्थ पे तो आपका शायद लंबे टाइम तक आप कुंभकर्ण को सुला सकते हो। जी। अच्छा इसमें खाने-पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हाँ, जैसे इन्फेक्शन ना हो, तो हम मरीजों को कहते हैं कि एक तो बासी खाना मत खाइए, राइट? आप कोई भी अनकुक्ड खाना जो इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है, वो अवॉइड करें जिस हद तक हो पाए। अगर आपको सैलड्स खाने हैं तो अच्छे से धो के 2 बार पील करके अपना सैलड खाएँ। हुँ। जो फल जिनका छिलका नहीं उतर सकता, उनको अवॉइड करें अगर उसको अच्छे से नहीं धो सकते हैं तो। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जो हम कहते हैं। हीमोग्लोबिन आपका ड्रॉप कर सकता है, तो मेक श्योर आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाएँ, जैसे आपका हीमोग्लोबिन और आपके एनर्जी लेवल्स बरकरार रहे। अच्छा इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है मतलब अगर आपको कुछ सिम्पटम्स हो गया, कुछ ऐसे चक्कर वगैरह आ रहे हैं कीमोथेरेपी के दौरान? देखिए, हल्का बहुत जब वीकनेस होती है, कभी-कभी चक्कर आ सकता है, बट यू शुड ऑलवेज डिस्कस दैट विद योर डॉक्टर एंड योर टीम। एंड आई थिंक सो कनेक्ट विद योर डॉक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। हाउ अप्रोचेबल द टीम इज़, हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन कनेक्ट विद देम, बिकॉज़ कई बार आपको एक बहुत ही ट्रिवियल सा, बहुत ही छोटा-सा डाउट होगा, बट वो आपके मन में खटकता रहेगा जब तक आप उसको पूछोगे नहीं। हाँ, कीमोथेरेपी के दौरान बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का बार-बार आता है कि हम जिम जाते हैं, हमारा काम कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कीमोथेरेपी हो गई, हम ठीक भी हो गए। मैंने आपको बताया कि मैं तो ये पहले दिन ही बताता हूँ कि इवन ड्यूरिंग कीमो, until unless we tell you, you should continue working, and our patients do continue working। एक बहुत सिंपल सा सवाल है, हर बार सर कैंसर का जो पता लगता है ना, वो 3rd या 4th स्टेज में आके ही लगता है। उससे पहले कोई सिम्पटम नज़र नहीं आ रहे होते हैं, बोलते हैं यार मैं तो 3rd स्टेज में आया, अब पता लग रहा है मेरे को। तो ऐसा क्यों होता है कि वो 3rd स्टेज में आके आपको सिम्पटम दे रहा है कि अब मैं बढ़ गया हूँ? जी। सो जैसा मैंने आपको बताया कि स्तन के कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है गांठ होना, एंड मैंने आपको ये बताया था कि ये गांठ पेनलेस होती है, इसमें दर्द नहीं होता। तो ये कैंसर का छुपने का माध्यम है। अगर वो पहले दिन से ही दर्द करेगा, तो आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, सारे कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। ये कैंसर कुछ पदार्थ रिलीज करता है जिसके कारण वो दर्द नहीं करता इनिशियली। दर्द वो तभी करना चालू करता है जब वो बढ़ चुका होता है, जब उसका स्टेज बढ़ चुका होता है। तभी खुद की जांच करना, खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करना, रेगुलर मैमोग्राफीज़ या चेकअप करवाना ज़रूरी है, जिस तरीके से कैंसर को जल्दी पकड़ में आया जाए। अच्छा किसी को कैंसर हो गया, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पे कैंसर हो गया, उसकी कीमोथेरेपी हो गई, वो ठीक हो गए, आपने बोल दिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि यार यू आर ऑल गुड, तब भी क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं? जी,
कई ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं हमारे जिनने अपने ट्रीटमेंट के बाद फैमिली स्टार्ट की है. इट इज़ पॉसिबल, नॉट इन ऑल पेशेंट्स बट इन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स प्रोवाइडेड दे हैव बीन कैंसर फ्री फॉर एटलीस्ट 2 years. तो जब भी इलाज खत्म हो जाता है हम कहते हैं कि कम से कम 2 साल तक आप कैंसर फ्री हैं, कैंसर वापस नहीं आया है और कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, तो आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं. कई पेशेंट्स जो यंग एज पे डिटेक्ट होते हैं तो बिफोर वी गिव कीमोथेरेपी, बिकॉज कीमोथेरेपी उनकी ओवरीज जहाँ से अंडे बनते हैं उनको भी असर कर सकता है. हम उनको कहते हैं कि आप अपने एग्स फ्रीज करवा सकते हैं जिससे पहले आपको कीमोथेरेपी लगे. बट आप बोल रहे हो मिनिमम 2 इयर्स, मतलब आपको 2 इयर्स हाँ, आपको 2 साल तक हम रेकमेंड नहीं करते कि आप विद इन 2 years प्रेग्नेंट हो. आफ्टर 2 years अगर आपका सब कुछ ठीक है देन यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली यू कैन डिस्कस विद देम एंड देन स्टार्ट इट. और उसमें ऐसा नहीं होगा कि बच्चों में भी हेरिडिटी आने के चांसेस हैं? ऐसा तो नहीं कि मैं कैंसर मैंने आपको बच्चों को बताया था ना, तो ये छूत की बीमारी है, ना मैंने आपको बताया 90% ब्रेस्ट कैंसर्स फैमिली में रन नहीं करते. सिर्फ 10% ब्रेस्ट कैंसर्स हैं जो फैमिली में रन करते हैं, और उसके लिए जीन्स हैं जो टेस्ट की जा सकती हैं. अगर फॉल्टी जीन है आपके अंदर तो 50% चांस है कि आप अपने बच्चे को वो जीन दोगे. राइट। और पार्टनर में ये कैंसर ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं. ऐसा कभी नहीं हो सकता? ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ। अच्छा रोहन सर, एक बहुत आखिरी सवाल मेरा, जो हर लेडीज के मन में आता है, अगर मान लो कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो क्या ब्रेस्ट को कट कर दिया जाएगा? तो देखिए, जब भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, जैसा मैंने आपसे कहा, हमें स्टेज देखना होता है. कई बार हम सर्जरी पहले करते हैं, कई बार हम कीमो के बाद करते हैं. ठीक. सो 2 प्रकार की सर्जरीज़ हैं. एक है जिसमें हम छाती बजाते हैं और सिर्फ़ कैंसर निकाल रहे हैं, और दूसरा है जिसके अंदर पूरी छाती निकाल रहे हैं, जिसको मैस्टेक्टमी कहते हैं. आजकल अधिकतर मरीज़ों के अंदर हम लोग ब्रेस्ट सेव कर पाते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंज़र्विंग सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ कैंसर निकालते हैं, बाकी ब्रेस्ट और उसका आकार कई हद तक निपल भी बचा रहता है. सो ये सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं हमारी फ़ील्ड में, जिसके द्वारा हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं, एंड उससे कैंसर वापस आने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा नहीं है. सो ये मरीज़ को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि उनके लिए कौन-सी सर्जरी बेहतर रहेगी, एंड अमूमन पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट बचाई जा सकती है. अगर पूरी ब्रेस्ट निकाली जा रही है तो रिकंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है ब्रेस्ट का प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से. बहुत बढ़िया। थैंक यू रोहन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। मतलब इस पॉडकास्ट को अगर आज किसी ने देख लिया, एक भी अगर लाइफ अगर हम सेव कर पाए ना, तो हमारे धन्य भाग हो जाएँगे कि हम आपके साथ बैठे और हमने ये इस पूरे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जो बात करी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और जो हमने कुछ तरीके भी बताए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना है, पूरा देखने से उनको पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे है, किस स्टेज पे है। अपने डॉक्टर के पास जाओ, उनसे हमेशा कंसल्ट करते रहो, टच में रहो, सब कुछ ऑल सॉर्टेड हो जाएगा। जी, बस थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्च्युनिटी के लिए. बस 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा एंड में. एक चीज़ जो मैं हर वक़्त कहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देख के जिसने भी जागरूकता जानी है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ भी जाना है, उसको 2 औरतों को और इसके बारे में बताना पड़ेगा. तभी हम जागरूकता बढ़ा पाएँगे. एक अपने घर की रिलेटिव के साथ, और एक कोई डोमेस्टिक हेल्प, बिकॉज़ उनको भी इस इन्फॉर्मेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए. कोई अपनी मेड या जो काम करती है उसको भी बताना चाहिए, उनको भी ये बीमारी हो सकती है. और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि रेगुलर अवेयरनेस अगर रखेंगे, तो ये बीमारी के साथ हम इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, पर जल्दी पकड़ में ज़रूर ला सकते हैं. जागरूक रहें, सतर्क रहें, जी, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक 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 यू यू सो सो मच। मच. थैंक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच।